सो हेलो गाइस, वेलकम टू BPL यार। मैं प्रतीक शर्मा और मैं देखा यार कि अपना इन्वेस्टमेंट लॉ तो ठीक चल रहा है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें मैंने राइट्स की वीडियो अपलोड करी, लेकिन ड्यूटीज़ की करना ही भूल गया। मैं कहा चलो आज जो है ड्यूटीज़ का कवरअप करें। उसके आगे 2-4 टॉपिक और देखते हैं, छोटे मोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ईजी हैं। चलो राइट्स तो हमने कवरअप कर ही लिया था, तो राइट्स को आप देख सकते हो। पीछे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी चैनल पे सब्जेक्ट्स वाइज, तो उसके अंदर देख सकते हैं कि IPC के किसके ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वीडियोज़ हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस की कितनी है, प्रॉपर्टी लॉ की कितनी है, तो वो चीज़ देख सकते हो आप। चलो ड्यूटीज़ की अगर हम यहाँ बात करें तो राइट्स में आपको समझा चुका था, थ्योरी समझा चुका था, इसके काइंड समझा चुका था। और काफ़ी अच्छी खासी गर्मी तो हो ही रही है दिल्ली में, आज हवा चल रही है अच्छी खासी, आंधी। चलो ठीक है, अपन जो है यहाँ पर आज ड्यूटीज़ करेंगे। तो ड्यूटी जो है इसके अंदर क्या बोल रही है, थ्योरेटिकली कह रहा है अ ड्यूटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट। ठीक है जी, ड्यूटी जो है वो एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्वियस बात है, ड्यूटी नाम से समझ आ रहा है, ऑब्लिगेशन। ठीक है, सो द ड्यूटीज़ एंड रॉन्ग्स आर जनरली कोरिलेटेड। जनरली ड्यूटी और रॉन्ग जो है उनको कोरिलेट कर दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका कोरिलेशन से, मतलब कि बेसिकली कमीशन ऑफ रॉन्ग जब होता है जब तुम ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर देते हो, लेकिन अगर तुम ड्यूटी पूरी कर देते हो तो मतलब रॉन्ग नहीं होता। तो बेसिकली कभी कभार इसको हम कह सकते हैं कि कोरिलेटेड है। ठीक है, अब ड्यूटी का अगर हम देखें तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर देखें, मतलब काइंड्स ऑफ ड्यूटी, तो ड्यूटी के अंदर काइंड्स वही हैं जो हमने राइट्स में पढ़े थे, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमने क्या पढ़ा था कि भैया पॉजिटिव राइट मतलब सॉरी पॉजिटिव ड्यूटी वही ड्यूटी जिसके अंदर कोई ड्यूटी हो करने की, जो परफॉर्म तुम्हें कोई हो, लेकिन नेगेटिव जिसके अंदर वाइस वर्सा कोई ड्यूटी में बाउंड नहीं हो तुम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। समझ आ रहा है, प्राइमरी जो प्रथम स्थान जो कहते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे जो तुम्हें प्रायोरिटी देनी है जिसको, और सेकेंडरी ड्यूटी जो बेसिकली जो फर्स्ट ड्यूटी है उसको एनफोर्स करने के लिए हेल्पिंग हैंड होती है। ठीक है, फिर आती है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी। ये क्या होता है भैया, एब्सोल्यूट ड्यूटी वो जिसको तुम अगर ब्रीच करोगे तो क्रिमिनल लॉ के अंदर तुमको सज़ा मिल सकती है, लेकिन रिलेटिव ड्यूटी वो जो प्राइवेट रॉन्ग है, मतलब कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट तुमने कोई छोटा मोटा ब्रीच कर दिया, रॉन्ग कर दिया कुछ इस तरीके का, तो वो एक बड़ा है वो एक छोटा है। तो ये था हमारा ड्यूटी, ज़्यादा जो बड़ा टॉपिक नहीं है। अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी बेसिकली जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है, पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है कि एक तरीके का मतलब मास्क जो पहना हुआ है, तो हम एक पर्सनैलिटी हमारा एक काइंड ऑफ यू कैन से मास्क है। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरीके के यहाँ पर पर्सन बताए गए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब लीगल पर्सन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सैलमन ने कहा है, सैलमन ने कहा पर्सन any human being या any being to whom the law regard as capable of rights or duties। तो सैलमन कह रहे हैं कि वो बंदा जो जिसको लॉ के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी जा सकती हैं वो है हमारा लीगल पर्सन। ठीक है, और ग्रे का कह रहा है एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज़ मे बी एट्रीब्यूटेड एनी बीइंग दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ राइट और ड्यूटी। तो सैलमन हो या ग्रे हो, सब ने यही कहा है कि जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी जा सकती हैं वही हमारा जो है ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो। ठीक है, अब जो है मैं देख लेता हूँ, अब जो मैं बता देता हूँ कि जब हमने ऊपर बात करी कि 2 तरीके के हमारे पास ह्यूमन बींग्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो नेचुरल ह्यूमन बींग तो आपको समझ आ रहा है, नेचुरल जैसे हम लोग हैं, हम नेचुरल ह्यूमन बींग है, तो जिसको रिकॉग्निशन मिली होती है स्टेट से, गवर्नमेंट से जिसको रिकॉग्निशन मिली होती है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल आप सोचो कि आर्टिफिशियल कौन हुआ भैया, आर्टिफिशियल हुआ है आपके जैसे कंपनी, फर्म, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था कि कंपनी को लीगल एंटिटी बोला जाता है। लीगल एक उसको, क्योंकि उसके ऊपर भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो इसका मतलब बंदा हुआ, तो ये हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है जी, इसको हम कई नाम से जानते हैं, लीगल पर्सन बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन भी बोलते हैं हम इसको। तो एनी एंटिटी और सब्जेक्ट मैटर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, लीगली रिकॉग्नाइज के अंदर कौन कौन हो सकता है, कॉर्पोरेशन, कंपनी, टेम्पल, रिवर, डेड मैन, अनबॉर्न पर्सन, ये सारे जो है आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आता है नेचर ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। क्या नेचर है इसका, तो इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज देख लेते हैं। पहले आती है फिक्शन थ्योरी। भैया फिक्शन थ्योरी वो है कि पर्सनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। तो फ्रिक्शन थ्योरी कह रही है कि जो कंपनी का जो पर्सनैलिटी है वो मेंबर से अलग है। तो इसका मतलब ये होगा अगर कंपनी कोई ब्रीच करती है ड्यूटी को तो वो कंपनी को सजा मिलेगी, मेंबर्स को नहीं मिलेगी। फिर आता है कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी का कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन एज लीगल पर्सन हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड क्रिएटेड बाय द स्टेट। तो जो कॉर्पोरेशन है, जो कंपनी है, वो बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस की पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो उसको स्टेट गवर्नमेंट से जो है रिकॉग्निशन मिली हुई है। ठीक है, ग्रुप पर्सनैलिटी थ्योरी का है कि जो कलेक्टिव ग्रुप की जो माइंड है या विल है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। कैल्सन की थ्योरी कह रही है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल और कंपनी एज फार एज लीगल पर्सनैलिटी। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। पहला हमने पढ़ा फिक्शन थ्योरी में कि पर्सनैलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, लेकिन कैल्सन जो कह रहे हैं हमारे कि
कंपनी हो चाहे बंदे हो, दोनों की पर्सनैलिटी एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंपनी के कुछ कांड करती है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करती है, तो उसकी सज़ा पर्सनस को भी मिलेगी, उसके मेंबर्स को भी मिलेगी। हमारे पास 2 टॉपिक छोटे छोटे आते हैं, डबल कैपेसिटी और डबल पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी के अंदर ही चल रहा हूँ मैं कंटिन्यूशन में। डबल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक बंदा 2 बंदों के रोल निभा रहा हो, ये वैलिड होता है, लेकिन डबल पर्सनैलिटी वैलिड नहीं होता। कैसे समझो? डबल कैपेसिटी का मतलब कि जैसे कोई एक बंदा डायरेक्टर है कंपनी का, तो उसके वहाँ पर उसके स्पेशल राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी एज अ डायरेक्टर, लेकिन जब वो अपने घर आता है, हस्बैंड होता है या फिर वीडियो जो है स्टॉप हो गई थी वो, क्योंकि थोड़ा सा मेमोरी का इशू आ गया था, तो डिलीट कर दी मैंने फाइल्स। हाँ, तो हम कर रहे थे डबल कैपेसिटी, ठीक है। तो वही चीज़ कही कि वो घर में जाता है, अपने हस्बैंड है या बंदा है, तो उसके वहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज़ अलग हैं। तो है वो एक ही बंदा, लेकिन अलग अलग वो पर्सनैलिटीज़ हैं उसकी। एज अ डायरेक्टर अलग है, एज अ बंदा, चल अगर वो भी छोड़ो, अगर कंपनी की ही बात करें तो कंपनी में वो डायरेक्टर भी है, वो पार्टनर भी है और वो ट्रस्ट भी है या ट्रस्टी भी है कंपनी का, ठीक है। तो डायरेक्टर भी है, पार्टनर भी और ट्रस्टी भी है, तो 3 अलग डिफरेंट काम वो कर रहा है एक ही बंदा। तो ये हो गई उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये था डबल कैपेसिटी के अंदर। ये अब आता है डबल पर्सनैलिटी के अंदर। डबल पर्सनैलिटी क्या बला है? डबल पर्सनैलिटी वो बला है जिसके अंदर एक बंदा 2 बंदा बनने की कोशिश कर रहा हो। देखो, ऊपर भी वो कर ही रहा है, लेकिन वो 2 डिफरेंट फंक्शंस कर रहा है, वो बंदा नहीं बन रहा। इन द सेंस कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डबल कैपेसिटी में वो डायरेक्टर भी है, ट्रस्टी भी है, पार्टनर भी है, लेकिन डबल पर्सनैलिटी के अंदर क्या कर रहा है, वो एक ही 2 बंदे बनने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है कि खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वॉइड होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि डबल कैपेसिटी जो है वो वैलिड है, लेकिन डबल पर्सनैलिटी जो है वो वॉइड है। अब आता है लीगल स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन या पर्सन। तो एक ह्यूमन बीइंग का क्या लीगल स्टेटस होता है? तो देखो, इन द आइज ऑफ लॉ इवन नॉन ह्यूमंस कैन बी कंसीडर्ड एज लीगल पर्सन। तो लॉ की आंखों के अंदर जो नॉन ह्यूमन है, जिसको हम कहते हैं नॉन ह्यूमन है, वो भी लीगल पर्सन की कैटेगरी में आता है। कौन कौन हो सकता है? एनिमल्स, आइडल्स, अनबॉर्न पर्सन, डेड पर्सन, फर्म, स्टेट, कंपनी। तो ये सारे जो है लीगल पर्सनैलिटी, मतलब लीगल स्टेटस इनको मिला हुआ है। ऑब्वियसली बात है ह्यूमन, अब देखो कैसे मैं कह रहा हूँ एनिमल्स को लीगल स्टेटस मिला हुआ है या क्या है, वो लीगल पर्सन है। क्यों है? एनिमल्स को भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी हुई है। ड्यूटीज़ तो मतलब क्या ही, राइट्स दिए हुए हैं कि तुम इनको नहीं मार सकते, मारोगे तो इस धारा में तुम यहाँ फंस जाओगे। राइट ही तो वो है काइंड ऑफ। कंपनी तो हम पढ़ते ही हैं, लीगल एंटिटी। टेम्पल्स को नहीं तोड़ सकते तुम लोग उन, तो ये क्या हुआ? ये राइट ही तो है वो पत्थर ही है, वो जानवर ही, लेकिन लीगल स्टेटस मिला हुआ है उसको। अब आता है लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन एंड डेड पर्सन का कंसेप्ट। तो अनबॉर्न पर्सन की बात करूँ तो अनबॉर्न चाइल्ड जो हम आपको याद है सेक्शन 13 हम पढ़ते थे टीपीए के अंदर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट या कंपनी लॉ जिसको आप कहते हो। तो आप एक काम करो, अगर आपको ये अनबॉर्न पर्सन वाला चीज़ समझनी है लीगल स्टेटस वाली जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी, तो आप कंपनी लॉ के मेरे उसमें जाओ प्ले लिस्ट में, वहाँ पर सेक्शन 13 कर लो या फिर सर्च कर लो सेक्शन 13 ऑफ कंपनी लॉ BBLLB ज्ञान, तो वहाँ पर आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही सेम चीज़ लिखनी है आपको इसके अंदर लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन में कि चाइल्ड इन यूट्रस एंड चाइल्ड नॉट बीन conceived also have a legal personality, though technically it was not born in legal fiction but it's considered as born। निकला नहीं है वो, मतलब बेसिकली लाइफ में नहीं आया है, लेकिन उसको फिर भी लीगल स्टेटस मिला हुआ है। अब आता है कंडीशन इन इंडियन लॉ के अंदर, वही सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, अनबॉर्न पर्सन आपको समझाना है इसके अंदर। और इसके अंदर 114 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी बताया हुआ है और 416 IPC के अंदर भी बताया हुआ है कि इंजरी टू द चाइल्ड इन वूम्ब और कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस। तो वही चीज़ कही, इनको भी राइट मिला हुआ है। अब जैसे कहते हैं ना कि लड़की को तुम जो अबॉर्शन वाला जो सीन है, अबॉर्शन क्या है? एक राइट है बच्चे का, तो बच्चे को जब राइट, जहाँ पर राइट मिल गया वो हो जाएगा आपके लीगल पर्सन, सिंपल है। तो ये हो गया अनबॉर्न पर्सन का। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी इसका रोल आता है। अब आता है लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या मृत व्यक्ति का कोई लीगल स्टेटस है? देखो, टेक्निकली वो एक लीगल एंटिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका लीगल स्टेटस जरूर है, वो लीगल पर्सन जरूर है। वाला अब आप लोग कहोगे भैया पागल है क्या, मरा हुआ आदमी को तुम कैसे लीगल स्टेटस दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते? उसके पास भी राइट्स होते हैं। अब आप कहोगे भैया कौन से राइट होते हैं लीगल, मर गया साला, क्या क्या राइट हो गए? नहीं, उसके पास राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं? डिसेंट ब्यूरल एज पर रिलीजियस फेथ, जो भी रिलीजन है उसका वो डिसेंट ब्यूरल हो। जलाना है जलाओ, कबर खोद के करना है वो करो, तो ये रिलीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है एनी एक्ट अमाउंट्स टू द इंडिग्निटी ऑफ द कॉर्पस इज पनिशेबल बाय सेक्शन 297 ऑफ द IPC। अगर कोई भी उसकी डिग्निटी को हर्ट होता है तो 297 ऑफ IPC आपको आ जाएगा पकड़ने।
द विशेज़ ऑफ द डेड पर्सन रिगार्ड एज इज प्रॉपर्टी, ये भी चीज़ है। अब इसका क्या राइट हुआ, जैसे कोई विशेज़ है, कोई इच्छा है मृत व्यक्ति की कि भैया मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ को चली जाए, या मेरे मरने के बाद ये हो जाए या वो हो जाए, व्हाट्सएवर जो भी हो सकता है वो उसका एक राइट है, तो बंदे को करना पड़ता है। अब विल क्या है, विल बना दी और मर गया, अब आप कहोगे मरने के बाद क्या राइट हुआ, लेकिन जो उसने जो वो लिखा है, जो विल बनाई है, उसकी तो कितनी अहमियत है लॉ के अंदर, ये क्या एक राइट ही तो हुआ उसको, ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो बी फुलफिल्ड, दिस इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिविंग पर्सन, तो ये चीज़ें विल वगैरह की बात कर रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डिफेमेशन ऑफ डेड पर्सन इज पनिशेबल बाय सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, बड़ा ध्यान रखना। अगर मृत व्यक्ति का तुम डिफेमेशन करते हो किसी भी तरीके से, उसकी बेइज्जती करते हो किसी भी तरीके से, 499 ऑफ आईपीसी आपको पकड़ लेगा। देखो दो चीज़ें अलग हैं, दो आईपीसी के सेक्शन बोले मैंने, 297 और 499। 297 बोला है मैंने इंडिग्निटी करना, तो यहाँ पर मैंने बोला है डिफेमेशन करना। और एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू सेव हिज बॉडी फ्रॉम एनाटॉमिक डिसेशन। ये क्या होता है भैया, ये क्या भला है, आँख निकाल ली, लीवर निकाल लिया, या जो भी निकाल लिया यार, आँख निकाल ली, नाक निकाल ली, कान निकाल लिया, पर्दा निकाल लिया, कुछ निकाल लिया। एंड एनाटॉमिकल डिसेशन यही होता है वो कि डाइसेक्शन है, डाइसेक्शन होता है वैसे वो, चलो जो भी है, तो वो जो है उससे उसको प्रोटेक्ट करना उसका एक राइट है। अगर देखो तुम ये नहीं है कि ये मर गया तो इसकी आंतड़ियाँ निकाल लो, तुम दान कर दो, आंखें मिल जाएंगी, किसी को कुछ मिल जाएगा, ये नहीं होता। अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम बोल के जाते हो कि मेरे मरने के बाद ये मेरे ऑर्गन्स बेच दो, तो बेच दो इन द सेंस ये यूज़ कर लो जो भी है, तो ही करे जा सकते हैं, वरना नहीं करे जा सकते। नहीं तो क्यों ना निर्भया वालों के अंदर जो उनको फांसी हुई है उनके ऑर्गन्स को वो यूज़ कर लेते, लेकिन नहीं करा उन्होंने, नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से एक बंदे ने बोला भी था कि मेरा कर लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है वो, चलो जो भी है, तो नहीं कर सकते तुम बेसिकली, तो वो चीज़ है। 299 और 297 जो है दोनों आईपीसी के आपको झपेट में ले लेंगे अगर आप मृत व्यक्ति के साथ कुछ करते हैं। बाकी वसीयत और विल जो है काइंड ऑफ राइट ही है यार उसी का, वो अगर बोलेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये था जी हमारा ड्यूटी और लीगल पर्सनैलिटी का टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। चलो जी यही था बस इस वीडियो में, बाकी कंटिन्यूशन वीडियो देखते रहेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। सीआरपीसी मेरे ख्याल से काफ़ी पीछे हो रहा है चलो कोई नहीं, चलो जी लाइक करते रहो इस वीडियो को, सब्सक्राइब बटन अगर आपको वो रेड दिख रहा है तो भैया उसको ग्रे कर लो, क्योंकि वो ग्रे होना बहुत ही ज़रूरी है यूट्यूब में, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपके, ये मैं बता रहा हूँ। उसको ग्रे कर लीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी आपके पास आती रहे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही। बाकी लाइक तो आप करते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, सेक्शन वहाँ पर करिए अपना, कोई भी आपको सजेशन है, कंप्लेंट है, कुछ है, क्वेश्चन है, इशू है, वहाँ पर करिए। डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पर 2-3 लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कॉल भी फॉर ऐप का लिंक दिया, वहाँ पर इंस्टॉल करिए, वहाँ पर BBLL विज्ञान सर्च करेंगे ऐप के अंदर ही, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू है, डाउट है तो कुछ भी। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ, एंड हैंडल मैं बता देता हूँ, ANDRO_GUY, ठीक है जी, एंड्रो गाय। तो ये है जी हमारा इंस्टाग्राम। बाकी आई थोड़ी गुफ्तगू करी जाए, चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू BBLL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर। कोरोना वायरस से बच के रहिए, बाहर मत निकलिए, चलो।